अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं अतर लाशारी और ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं ज़राअत में होने वाले एक जदीद तजर्बे पे जो पाकिस्तान में पहली बार हुआ है। जी बिल्कुल ऐसे ही MNS ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान ने एक फ्लॉपी इरिगेशन सिस्टम मुतारिफ़ कराया है। मेरे इर्द गिर्द आपको ये पोल्स नज़र आ रहे हैं, इस तरफ खेत है और खेत के ऊपर पाइप और तार लगे हुए हैं। ये है फ्लॉपी स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम। किस तरह से काम करता है, 1 एकड़ पे कितना खर्च आता है, इसकी लेबर कितनी है, इसको लगाने से बिजली की कितनी बचत हो सकती है, इसको लगाने से पैदावार कितनी बढ़ सकती है और फ्लॉपी स्प्रिंकल इरिगेशन सिस्टम से आपका पानी कितना बच सकता है, फी एकड़ पैदावार में कितना इजाफा हो सकता है। जदीद सिस्टम है, कहाँ से आपको इसको इंस्टॉल करवाना होगा, इसके पाइप कहाँ से मिलेंगे, ये सिस्टम यहाँ पर आया कैसे और पाकिस्तान का पहला तजर्बा है जी जो इस वक्त मुल्तान में किया गया है। तो ज़रा चलते हैं इसके हवाले से मुकम्मल डिटेल जो हैं वो आपको बताते हैं कि ये इसके ऊपर फ़ी एकड़ कितना खर्च है, इसका पानी जो है वो आपने कहाँ से लेना है, पानी की बचत कितनी है, बिजली की बचत कितनी है, सोलर पे जो है इसको चलाएँगे तो कितनी बचत होगी। इन तमाम सवालों के जवाबात आज के इस प्रोग्राम में हम लेंगे और चीज़ें जो हैं वो डिस्कशन करेंगे तमाम माहिरीन से। आइए मेरे साथ। जी तो आपको बताते हैं कि फ्लॉपी इरिगेशन जो है उसका बुनियादी काम जो है वो क्या है, किस तरह लगती है, इसके अंदर किस तरह की सहूलत है, कोई पानी की बचत है, कोई बिजली की बचत है, कोई प्रोडक्शन में इजाफा है, क्या क्या चीज़ें हैं, इसी के ऊपर बात करेंगे आज के प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में। डॉक्टर सरफराज हाशिम जो इस प्रोजेक्ट को जो है वो यहाँ पर लीड कर रहे हैं, ज़रा उनसे पूछते हैं कि इसकी बेसिक्स के हवाले में और फिर आपको इसका विजिट भी कराएंगे। आपको मेरे पीछे ये फ्लॉपी इरिगेशन का जो सिस्टम है ये पूरा इंस्टॉल किया हुआ नज़र आ रहा है, कितना कामयाब है इसके ऊपर बात करेंगे। सरफराज भाई ये बताइएगा कि ये पहला तजर्बा है, क्या इससे पहले भी पाकिस्तान में हो चुका है और ये है क्या, फ्लॉपी का बेसिक कंसेप्ट क्या है? हमारा ये जो प्रोजेक्ट बनाने का मेजर पर्पज़ है हमारे जो फार्मर हैं उनके लिए है। एक्चुअल हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम में आप ड्रिप इंस्टॉल करते हैं, डिफरेंट आप स्प्रिंकलर इंस्टॉल करते हैं। ये भी एक स्प्रिंकलर की टाइप है जिसे हम कहते हैं फ्लॉपी स्प्रिंकलर सिस्टम। इसमें एक्चुअल क्या है कि आपका जो सिस्टम है ये तकरीबन वैसे ही है, लेकिन जो हमारे फार्मर्स हैं जब उसे ऑपरेट करने जाते हैं तो वो ऑपरेशनल कास्ट इतनी आती है कि वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं। बिल्कुल सही। 1 या 2 सीज़न के बाद वो कहते हैं कि जी इसको ये हमारी यानी कि कास्ट अब ऐसा है कि इसकी रिपेयर मेंटेनेंस इतनी बढ़ गई है या इसकी ऑपरेशनल कास्ट ही इतनी आ रही है कि हम इससे नहीं बियर कर सकते। इसको मद्देनज़र रखते हुए जो हमारी रवायती स्प्रिंकलर सिस्टम है उनमें जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा रिक्वायर होता है, जैसे कि 4 बार से 6 बार तक हम ऑपरेट करते हैं 1 एकड़ के लिए। बिल्कुल सही। अब ये स्प्रिंकलर हमने क्या किया है कि उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए सिंप्लीफाई किया है और इसको 2 बार पे हम ऑपरेट करते हैं, तकरीबन 1 एकड़ का एरिया। सही। दूसरा ये कि जब हम यानी कि प्रेशर को कंट्रोल करते हैं इससे तकरीबन हमारी 44% इलेक्ट्रिसिटी सेविंग है। अच्छा पहले तो ये बता दें कि फ्लॉपी क्या है? फ्लॉपी क्या है कि जी ये जो हमारा स्प्रिंकलर, जैसे हमारे पास ये रेन गन्स हैं, हाँ। जब हम उन्हें ऑपरेट करते हैं तो वो प्रेशर को एक रेन की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है। फ्लॉपी भी तकरीबन एक इसी तरह का सिस्टम है। मैं ये थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें एक नोज़ल मौजूद है, ये एक सिलिकॉन की बनी हुई है। ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई ऐसी वियर एंड टियर का चांस नहीं है। अब अगर आप इसे देखेंगे तो इसकी एक नेचुरली इसमें ट्रू एंड फ्रो मोशन यानी कि इसमें मौजूद है। बिल्कुल सही। अब इसके अगर डाउन पे आप देखें तो आपको ये विंग्स नज़र आ रहे हैं। ये एक फ़ैन हमने यानी कि डिज़ाइन किया है। जब प्रेशर आता है तो ये फ्लो कंट्रोलर जिसे मैं कह रहा हूँ कि आप 2 बार पे हम यानी कि इसे ऑपरेट करते हैं, ये वो प्रेशर कंट्रोलर यानी कि है जो आपका पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है। जब आपका ये सिस्टम यानी कि इसमें जस्ट आप इसे इंटर करते हैं और ये डाउन पे आपने इसे इंटर कर दिया और ये आपकी जो पी पाइप है उस पर आप इसे इंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है। अब आपका जब पानी आएगा तो ये 1.8 बार से जैसे एक्सीड करेगा तो ये जो नोजल है ये इसी तरह बाहर आ जाएगी। बिल्कुल सही। और ये बाहर आके इसमें नेचुरली ये सिलिकॉन की बनी ट्रू एंड फ्रो मोशन है जो कि 360 की रोटेशन पे ये रोटेट करेगी। अब इसमें यह है कि इसको सिंप्लीफाई करने में 2 चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया। एक तो इसकी कास्ट को, जो कि इसकी कास्ट तकरीबन
700 रुपीज़ है एक पीस की। अच्छा। और आपकी अगर रेन गन हम देखते हैं तो इसके कंपैरिजन में ये एरिया तकरीबन 30 से 40 फीट तक कवर करती है। 1 एकड़ में कितने लगते हैं ये? 1 एकड़ में तकरीबन 25 से 30 हमने इंस्टॉल किए हैं। फिर जब आप इस तरह इंस्टॉल करते हैं तो आपको एक्चुअल 2 स्प्रिंकलर अगर आप देखें तो उनके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं ओवरलैपिंग। हाँ। अब ओवरलैपिंग जो रिकमेंडेड है वो 65% है। तो हमने यानी कि इसकी जो रिकमेंडेड यानी कि 65 से लेते हुए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए हैं तो 78 पे हमने इंस्टॉल किया है इसे। 78 पे हमें मैक्सिमम जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो भी हमें अच्छी मिली है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी दो मिली तीन है। चीज़ें जो हैं वो सिर्फ बता दें कि ये जो लाइनें हैं ऊपर पाइप हैं, इनका आपस का फासला कितना है? इनका आपस का तकरीबन 10 मीटर का तकरीबन फासला है। 10 मीटर का आपस हाँ का जी, फासला 10 है। 1 मीटर। एकड़ के ऊपर कितनी लाइंस आपने डाली हैं? ये एक्चुअल अभी तो 1 एकड़ पे हमने तकरीबन 7 से 8 लाइंस का किया क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट हम देख रहे हैं जिसमें डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन को भी देखना है और इसके पैटर्न को भी देखना है। और इसके साथ ये है कि जब हम ऑपरेट कर रहे हैं तो डिफरेंट प्रेशर पे एक्चुअल जब जैसे ये सामने आपको क्रॉप नज़र आ रही है, जब इस पे फ्लावरिंग कंडीशन आती है तो ये हमारे लिए एक चैलेंज है कि जी अगर इसका ड्रॉपलेट साइज बड़ा होगा तो वो ये फ्लावर यानी कि गिर जाएंगे। सही। तो फिर हमने क्या किया कि इसके प्रेशर को थोड़ा सा इंक्रीज किया है जिससे ये ड्रॉपलेट जो है उसका साइज रिड्यूस हो गया और वो फ्लावर को उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। नुकसान तो नहीं इस तरह पहुंचाया। डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसके लिए ये यानी कि हमें थोड़ा सा ज्यादा इंस्टॉल करने थोड़ा पड़े। सा ये भी बता दें कि 1 एकड़ पे आपका इसको इंस्टॉल करने पे खर्च कितना आया है? 1 एकड़ पे तकरीबन ये एक्चुअल डिपेंड करता है कि आपका हेड यूनिट कैसा है। जैसे कि अभी आपके सामने हेड यूनिट नज़र आ रहा है तो मैंने इसमें ऐड कर दिया ये ग्रेवल फिल्टर इसे बोलते हैं। ये यानी कि प्राइमरी वाटर को क्लैरिफाई करता है। इसके आगे आपको नज़र आ रहा है ये ब्लैक है, ये बिल्कुल ठीक डिस्क है। फिल्टर है। अच्छा। फिर इसके साथ मैंने क्योंकि एक एक्सपेरिमेंट लगाया है तो एक्सपेरिमेंट को देखते हुए ये साथ एक वाटर मीटर मैंने इंस्टॉल किया अच्छा, वाटर मीटर भी साथ लगा दिया है। कि ठीक है। कितना पानी हम यूज कर रहे हैं। अब इसको जब हमने कंप्लीट देखा है तो साथ हमने एक ड्रिप को भी इंस्टॉल किया है और साथ इधर एक फ्लड से भी इसका कंपैरिजन किया है। तो टोटल तकरीबन 40% हमें वाटर की सेविंग नज़र आई है इसमें। अब ये अगर आपका कंप्लीट पार्ट अगर आप इसमें यानी कि स्प्रिंकलर का यूज़ कर रहे हैं, अगर ये आप जितना ऐड करते जाएंगे तो ये 1 एकड़ के लिए यानी कि कॉस्ट को इंक्रीज़ कर देगा। सही। ओवरऑल जो हमारी कॉस्ट है वो तकरीबन 2.5 लाख के राउंड है। अच्छा। जो यानी कि अभी इनिशियल हमें इनिशियल है। Initial तो ये अगर 2.5 लाख रुपए इसकी कास्ट है, अगर इसको बढ़ाएंगे ज़्यादा एरिया पे लगाएंगे तो इसकी कास्ट उस हवाले से कम होगी। जाहिर बात है कि अगर आप 5 एकड़ पे करते हो आपका हेड यूनिट सेम है हाँ। तो वो पर एकड़ कास्ट कम हो जाएगी। 10 एकड़ पर जाएंगे तो फिर हम करते क्या है कि जैसे आपको ये नज़र आ रहा होगा सेंटर में असेंबली हमने बनाई है। तो आप जो आपका यानी कि कंप्लीट फील्ड होता है इसे आप डिफरेंट जोन में डिवाइड कर देते हैं। वो डिफरेंट जोन में डिवाइड करके आप यानी कि पहले एक जोन को इरीगेट कर देते हो, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, तो आपका जो हेड यूनिट होता है वो सेम रहता है। अच्छा, थोड़ा सा ये भी बताइए कि ये कितनी इसकी लाइफ कितनी है और इसमें एनर्जी की कितनी सेविंग है और प्रोडक्शन आप कैसे देख रहे हैं? इसमें जो आपने अभी पॉइंट रेज किया ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअल जो एनर्जी है ये तकरीबन जब आप प्रेशर रिड्यूस करके और इसमें नेचुरली वो मूव कर रहा है तो तकरीबन ये 44% सेविंग है। इसके बाद इसकी जो लाइफ है ये इसमें किसी तरह का वेयर एंड टीयर नहीं है और इसकी एक एक्सपेक्टेड लाइफ 20 ईयर्स है। यानी अगर आप इसे इंस्टॉल करते हैं तो जो हमने पीई मटेरियल यूज़ किया है और जो हमारे यानी कि फील्ड में मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं इसकी तकरीबन 20 है। और अगर हम इसे इंटरनेशनल देखें तो इसकी लाइफ को 20 से 30 ईयर्स तक यानी कि एक्सपेरिमेंट्स हमें देखने को मिले हैं। बिल्कुल सही। और जो इसकी यील्ड है इसको हमने ड्रिप के साथ इसको यानी कि हमारा जो फ्लॉपी स्प्रिंकलर है इसके साथ इसको पर एकड़ के हिसाब से भी हम इसको मेजर कर रहे हैं। तो इसमें भी हमें तकरीबन 10 से 15% यील्ड की इम्प्रूवमेंट नज़र आई है जो कि हमारे रवायती स्प्रिंकलर सिस्टम है उनसे। रिवायती स्प्रिंकलर सिस्टम से हैं जो है वो उससे ज़्यादा बेहतर है। ये जो पूरा सिस्टम लगा हुआ है, ज़ाहिरी बात है ये जो पॉल्स हैं, अभी हम आपको प्रोग्राम के अगले हिस्से में ये सारा विज़िट भी करा लेते हैं। ज़रा आपको फुटेजेस साथ साथ टीवी की जो स्क्रीन है उसके ऊपर नज़र भी आ रहा है
कि इसके पाइप जो हैं वो किस तरह से लगाए गए हैं, इसका दरमियानी फासला जो अभी बता रहे थे। बहरहाल सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि आपका बिजली की बचत है, इसमें पानी की बचत है और प्रोडक्शन में इजाफा है और लेबर कास्ट आपकी कम होगी फ्लॉपी इरिगेशन सिस्टम में। तो यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। आगे चल के इसको आपको ज़रा विज़िट कराते हैं पूरा कि ये किस तरह है और सोलर के हवाले से भी ज़रा बात कर लेते हैं। हमारे साथ रहिएगा। बैक जी, अभी हम बात कर रहे थे इसकी इनिशियल्स के हवाले से फ्लॉपी इरिगेशन जो है, और इस वक्त जिस फील्ड में हम मौजूद हैं ये इस दफ़ा मकई का जी फील्ड था। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी इसकी जो है वो पैदावार भी हो रही है। जैसे वो बता रहे थे कि ड्रिप इरिगेशन और फ्लड से हमने इसका ज़रा मुवाजना किया तो 15% ज़्यादा इसकी जो है वो यील्ड आई है, पैदावार हुई है। 40% पानी की बचत हुई है, 44% आप इसके ऊपर जो एनर्जी है, जो बिजली है उसकी बचत होती है और आपकी जो लेबर कास्ट है वो भी कम होती है। तो फ्लॉपी इरिगेशन जो है ये हम अभी तक तो देख रहे हैं। अभी इसकी और क्या अफादियत है, काश्तकार जब इसको लेंगे, इसको लगाएंगे तो कितना बेनिफिशियल होगा, कितना फ़ायदा मंद होगा, उसके ऊपर बात करेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान से जनाब डॉक्टर आलमगीर अख्तर साहब प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कितना कौन कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जो इसके लगने से काश्तकार के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएंगी? हाँ, मैं कोशिश करता हूँ कि काश्तकार का फ़ायदा कहाँ पे है वो बताएं। कि मवाजना पहले मैं करता हूँ कि अगर हम स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम को देखें तो उसमें हमें 2 किस्म के काम करने पड़ते हैं, या ड्रिप का भी साथ लूँ कि उसके पाइप हमें मिट्टी के अंदर, ज़मीन के अंदर लगाने पड़ते हैं। बिल्कुल सही। और इसी तरह से जब उसकी पाइप लगी हों तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के पाइप को लपेट के हल चला सकता है आदमी। हाँ, अब इसमें आपने देखा होगा कि इसके सारे पाइप ऊपर लगे हुए हैं, ऊपर सारे ऊपर लगे हुए हैं और उसके साथ नीचे पोल लगे हुए हैं। यानी जब ट्रैक्टर चले तो किसी पाइप को आपने, किसी चीज़ को आपने ख़राब नहीं करना, इसको इसी तक लगे रहने देना है। और इसके बाद जो सबसे बड़ी इसकी अफादियत है, ये सिर्फ फसलात के लिए नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो हम हाई डेंसिटी या स्मॉल ट्री सिस्टम मैंगो की तरफ जा रहे हैं या हम एप्पल की तरफ देखना चाहते हैं, जहाँ पे उसमें शदीद मौसम की सूरत हाल में हमने उसको किस तरह से बेनिफिट करना है। बिल्कुल सही। शदीद गर्मी है तो इसको चला दें, उसकी जो फोलियर एप्लीकेशन है वो बढ़ा सकते हैं आप आराम से। इसी के अंदर आप शदीद गर्मी हो गई तो ठंडा करेगा, शदीद सर्दी होगी फराज से बचाने के लिए चला देंगे। इन्हीं पाइप के ऊपर हम नेक्स्ट अभी करने जा रहे हैं, अभी हमने किया नहीं है, वो है स्मार्ट ट्री सिस्टम में, ऊपर हम नेट लगा देंगे। सही। जब उसमें फ्रॉस्ट को कंट्रोल करना है तो नेट को खोल दिया और फ्रॉस्ट से बचेगा और शदीद गर्मी से भी बचेगा। और अगर फ्लॉपी सिस्टम चलाना है तो डोरी लगी होगी तो उस नेट को लपेट लेंगे। ठीक है। यानी इसी पोल से, इसी इंफ्रास्ट्रक्चर से हम मल्टीपल बेनिफिट इसके ले सकते हैं। अच्छा। और ख़ास तौर पे ये देखें कि हम जब आम की फसल को प्रोटेक्ट करना है और हम उसके ऊपर फोलियर पानी अप्लाई करेंगे तो उसके पत्ते धुलेंगे, फोटोसिंथेसिस का अमल बेहतर होगा। और कभी आपने सुना होगा कि हमारे काश्तकार भाई कहते हैं कि जब तक बारिश ना हो तो आम को ना खाएं। सही। पुरानी बातें थी, मैं मानता हूँ, लेकिन नई बातों में अगर देख लें कि उसके ऊपर जब पानी अप्लाई होता है तो उसका आम का जो बाहर किसी तरह का स्प्रे का असर है वो भी धुल जाता है, फल भी साफ़ हो गया, धुल के साफ़ हो गया, पत्ते भी साफ़ हो गए और उस तरह से उसकी जो यानी कि पकने की टाइम है वो मैच्योरिटी का टाइम वो भी स्ट्रीमलाइन हो गया। यानी मैच्योर अपने टाइम पे होगा, बजाय मौसम की शिद्दत से वो पहले पके। बिल्कुल ठीक है, वो अपने टाइम पे। अच्छा सर, वो दूसरा जो हम स्प्रिंकल का देख रहे होते हैं तो उसमें भी तो पाइप उसके नीचे होते हैं, उसके भी पाइप नीचे होते हैं या रोल किए होते हैं। हाँ। उसकी रुकावट है, काश्तकार उसमें परेशान होता है और इसमें कोई पाइप नीचे नहीं है, आराम से ट्रैक्टर हल चला सकते हैं, ऊपर पाइप लगे हुए हैं। इसको चलाएंगे तो जब फसल निकालेंगे, फसल निकालने के बाद ये स्ट्रक्चर इस तरह खड़ा रहेगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये कर सकते हैं, टूटने का खदशा नहीं है, खराब होने का खदशा नहीं है, मिट्टी में है तो बंद होने का खदशा इसका नहीं है। बिल्कुल सही बात, ऐसे ना। और उसकी जो मतलब अगली बात देखिए ना कि ये तो कोई खतरात नहीं है, लेकिन एक ही आपने कंट्रोल लगा दिया, जैसे आपने पहले देखा कंट्रोल, तो वहाँ पे उसी कंट्रोल से आपने पाइप की डायरेक्शन चेंज करनी है। यानी अगर आप 5 एकड़ पे लगाना चाहते हैं या 20 एकड़ पे, कंट्रोल एक है, एक साइड कभी 5 एकड़ ये चला ली, कभी अगले एकड़ 5 एकड़ चला ली, फिर उससे अगले 5 एकड़ चला ली। यानी कि इसमें एक ही जगह पे मरकज़ बना के हम इसको मल्टीपल एरियाज़ में डाइवर्ट कर सकते हैं। एक ही मरकज़ जो है वो उसका अगर हम बनाएं
तो उसको मल्टीपल एरियाज़ में उसको हम वो कर सकते हैं। तो अभी हम ये देख रहे हैं जो आप हमारे पीछे इसको विज़िट भी कर रहे हैं हमारे साथ साथ, कि इसकी जो पाइप है सर, इसका जो ऊपर पाइप जा रहा है इसकी जो है इसकी कौन सी मटेरियल का बना हुआ है, और इसको आपने जैसे ऊपर डोरी लगा के जो है वो बांधा हुआ है, तो ये बताइएगा कि इसका भी फासला, इसकी चीज़ें, मैनेजमेंट जो है वो काश्तकार आपको विज़िट भी कर सकते हैं कि कम अज़ कम देखें तो सही कि किस तरह से लेवल किस तरह की से है ऊपर वाला पाइप। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि पाइप के ऊपर लगी हुई है वायर रोप। वायर रोप का मकसद ये है कि पाइप को सैगिंग से बचाए, कि इस तरह से सैग ना हो जाए। हम चाहते हैं पाइप तकरीबन सीधे रहें, 100% सीधे ना हो, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसमें फ्लॉपी की जो एक यूनिट है उसके दूसरे यूनिट का फासला बड़ा मैटर करता है, जो हमारे इंजीनियर्स, हमारे टीम वो लोगों को गाइड कर सकते हैं। काश्तकार भाई यहाँ तशरीफ़ ले आए, उनको हम यहाँ पे हम चला के दिखाएंगे, क्योंकि जब ये फ्लॉपी सिस्टम इस तरह से चलता है तो वो एक ख़ास रदास में पानी गिराता है और उसकी ओवरलैपिंग ज़रूरी होती है। अगर वो एक रदास से दूसरे रदास की ओवरलैपिंग का फ़र्क आए तो कंसंट्रेशन एक जगह पे ज़्यादा होगी, दूसरी जगह कम होगी। लिहाजा इसके दरमियानी फासले, फ्लॉपी से फ्लॉपी का फासला, ये बड़ा इसमें मैटर करता है। लेकिन एक दफ़ा लगा दिया, एक दफ़ा इंजीनियर ने डिज़ाइन कर दिया, उसके बाद काश्तकार की परेशानी ख़त्म। उसके बाद काश्तकार की परेशानी ख़त्म। ज़रा हम एक साइड पे चलते हैं, और क्योंकि हम इसको आपको चला के भी दिखाते हैं, साथ साथ तो चल रहा है लेकिन इसमें साथ साथ उसको चला के भी दिखाते हैं आपको कि ये चलता किस तरह है, साथ साथ आपको फुटेजेस भी आ रहा है। आए ज़रा। अच्छा जी, ये आप देख रहे हैं अभी जो सिस्टम है वो चल गया है और ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश हो रही है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि सोलर कितना अहम है, सोलर ज़रूरी है या पंप पे भी चला लें? मैं समझता हूँ कि ज़मीनें चूँकि हर जगह पे बिजली नहीं होती, अगर किसी का फार्म ऐसा है जिसके पास ज़मीन कम है, उसकी बिजली का वहाँ पे मौके मौजूद हैं तो बिजली पे चलाए। लेकिन बिजली का आपको पता है कि इसमें बाज़ों का बिजली बंद कभी खुली, तो हम अगर सोलर पे चलाएं तो हमारे लिए एक तो ओवरऑल नेशनल ग्रिड पे उसका प्रेशर कम होगा, नंबर 1। नंबर 2, काश्तकार को परेशानी कम होगी कि वो जब भी सूरज की रोशनी मौजूद है तभी हम इसको चलाना मकसूद है तो वो चला लेंगे हम। और नंबर 3 ये कि उसको ओवरऑल ऑपरेशनल कास्ट कम आएगी उसकी। एक दफ़ा सोलर सिस्टम लगाया, उसी से आपने पंपिंग का यूनिट भी साथ लगा सकते हैं आप, उससे आप पानी पंप भी कर सकते हैं, पानी स्टोर करके आप अपने खाल में भी भेज सकते हैं। मतलब ये मल्टीपल चीज़ हैं जो सोलर से आप बेनिफिट कर सकते हैं। तो जो आपका नहरी पानी है अगर वो ज़्यादा हो गया है तो वो भी आप उस पौंड में जमा कर लें, वहाँ से इसको लिफ्ट कर लें? नहीं, उसमें थोड़ी दुश्वारी का इम्कान है। अच्छा। कि उसकी दुश्वारी ये इम्कान है कि पंप को चलाने, पंप को पानी टैंक से भरने का हो सकता है, लेकिन हमारे फिल्टर क्लॉग होने का थोड़ा सा एहतमाल है। अच्छा। हम चाहते हैं कि उसमें कम पानी कंपैरेटिवली बेहतर है, लेकिन अच्छा, चलाने को ड्रिप इरिगेशन में तो हम देख रहे हैं कि वो जो वाटर पॉन्ड बनता है तो उसमें वही नहरी पानी जो है वो उसमें जमा कर देते हैं, कोई मसला नहीं। तो उसमें भी आगे मेरे ख्याल में कोई फिल्टर विल्टर लगे हुए हैं, इसमें भी लगे हुए हैं, हमारे सैंड फिल्टर भी लगा हुआ है, साथ में इसका डिस्क फिल्टर भी लगे हुए हैं, बिल्कुल उसमें कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ अगर मवाक़ा, अगर ट्यूबवेल का पानी है बेहतर, वरना उसको भी चलाएं, बिल्कुल चलेगा। उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, वो भी फ्लॉपी से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। सब्जियां वगैरह भी इसमें सर थोड़ा सा बताइएगा, काश्त हो सकती है? एग्जैक्टली, मतलब सब्जियां भी इसमें काश्त हो सकती हैं, इसमें फसलात भी काश्त हो सकती हैं, या बागात के लिए भी आप लगा सकते हैं। ऑल डिपेंड्स कि कितनी आप क्वालिटी की तरफ जा रहे हैं। असल में आपने क्वालिटी क्रॉप लगानी है, हाई डेंसिटी सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, या नए इनोवेटिव टेक्निक्स की तरफ जा रहे हैं, तो हमें पानी का, इस वक्त आपको पता है पूरे मुल्क में पानी की शदीद किल्लत है, तो हम पानी की जब इसमें बचत कर लेंगे, और दूसरी तरफ हमारे पास पावर की किल्लत है, एनर्जी कास्ट हमारी बहुत बढ़ रही है, उसके हम बेनिफिट कर सकते हैं। यानी कि इसको चला के जितनी मिकदार पानी की चाहिए तो उसको हम बता सकते हैं कि आप इसको इतने मिनट के लिए चलाएं एग्जैक्टली। क्योंकि आप जब फ्लड इरिगेशन करते हैं तो उसमें आप कभी भी ख्याल नहीं करते कि इस फसल की रूट जोन कितनी गहरी है। हाँ। अब उसको हमेशा भर देते हैं खेत को। इसमें फसल किसी की रूट जोन कम है तो हम इसको कम रिकमेंडेशन देंगे। जिस फसल की रूट जोन थोड़ा सा बड़ा है, रूट डेप्थ ज़्यादा है, तो उसके लिए हम ज़्यादा रिकमेंडेशन देंगे। और इसी तरह से मैंने जिक्र किया कि शदीद मौसम में उसमें ख़ास तौर पे आप मैं कहूँगा ये किन्नों के लिए भी कामयाब हो सकता है, लेकिन ये ऑल ट्रायल्स हैं। पहली फुर्सत में हमने क्रॉप पे किया है, अगला हम मैंगो पे करने जा रहे हैं।
अगला मैंगो पे करने जा रहे हैं। डॉक्टर आलमगीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो जो ये फ्लॉपी सिस्टम है, क्या इसके ऊपर प्रोफेसर डॉक्टर शफकत सईद साहब ने मुझे मदऊ किया, हमने आके इसको देखा, तो आज हम यहाँ पर पहुँचे प्रोग्राम करने के लिए। तो यहाँ पर ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोफेसर डॉक्टर शफकत सईद साहब, डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर MNS ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान, उनके साथ चलकर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। जी, अभी हम प्रोग्राम आज कर रहे हैं ख़ुसूसी तौर पे फ्लॉपी इरिगेशन सिस्टम जो है, फ्लॉपी स्प्रिंकल इरिगेशन, इसके हमने बेसिक्स चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की। अभी हम चाह रहे हैं कि डीन फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर प्रोफेसर डॉक्टर शफकत सईद साहब जिनके साथ मैं पहले आया था और आके इसको पूरा विज़िट किया, देखा, पाकिस्तान में जी पहला तजर्बा किया गया है। और ये जैसे अभी डॉक्टर आलमगीर अख्तर साहब बता रहे थे, या उससे पहले सरफराज हाशिम साहब बता रहे थे कि इसके हवाले से इसकी बचत, इसकी चीज़ें वीज़ें, तो उसी को ज़रा आगे लेकर चलते हैं। और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि वाइस चांसलर ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान आसिफ अली साहब से, प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली साहब से भी जो है वो गुफ्तगू कर सकें आज के ही प्रोग्राम में। सर फरमाइएगा, अभी हमने इसकी ज़रा बेसिक्स चीज़ें भी देखी जी, ये आपको लगता है कि कितने इसकी परसेंटेज देखें कामयाबी की इस डिज़ाइन की, तो ड्रिप इरिगेशन के उसमें, स्प्रिंकल में और फ्लड को और इसको देखें, 4 पोर्शन हैं आपके पास, तो इसकी जो कामयाबी की रेशो है वो क्या हो सकती है? इशर साहब बहुत अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि इसकी कामयाबी में हमें बहुत ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं ड्रिप के सिलसिले में। क्योंकि ड्रिप में ये होता है कि जैसे आलमगीर साहब ने अभी बताया कि उसमें पाइप आपको डालना पड़ता है, किसान हल चलाना चाहता है, हल चलाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। इसमें वो मसाइल नहीं है, ड्रिप चोक हो जाती है, इसमें वो मसाइल भी नहीं है, क्योंकि इसमें फ्लॉपी जो है ना, बड़ा एक फ्लेक्सिबल सा ट्यूब है। वो ट्यूब लाइट यहाँ पे हम ट्यूब जब लगाते हैं तो उसकी वजह से वो फ्लेक्सिबल है, वो क्लॉग नहीं होती। तो ये 2 चीज़ें हैं, और उसकी और कास्ट मुझे जो इसकी नज़र आ रही है वो उससे कंपैरेटिवली कम हमें आ जाएगी जब ये लार्ज स्केल पे हम इसकी प्रोडक्शन करेंगे या जो कंपनी की तरफ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये हमें जो है ना, इसमें कामयाबी उस स्प्रिंकलर इरिगेशन से जो हमारा ट्रेडिशनली चल रहा है उससे ये इंशाल्लाह बड़ा बेहतर चलेगा। फार्मर को भी जो है ना इससे फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि इस एरिया के पॉइंट ऑफ व्यू से वेजिटेबल्स हों या आर्चर्ड्स हों, स्पेशली आर्चर्ड के लिए तो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि उसमें हम इसको फ्रॉस्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हाई टेम्परेचर जब आता है उसके इंजरी उससे भी बचा सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए जब हम इसकी एफिशिएंसी देखते हैं कि एनर्जी एफिशिएंट है, वाटर कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमें कोई मसला नहीं है, एक दफ़ा इंस्टॉलेशन का ख़र्चा है, उसके बाद हमने इसको चलाना ही है। तो हमें कोई आम जो किसान है हमारा, उसको चाहे वो हल चलाए, उसमें चाहे वो बाग लगाए, चाहे सब्ज़ी लगाए, चाहे वो फसल लगाए, तो ये सक्सेसफुल रहेगा इंशाल्लाह। ये सक्सेसफुल रहेगा। अच्छा सर, आपने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक विज़िट किए हैं, एग्रीकल्चर को भी देखा है। दुनिया के अंदर ज़ाहिर बात है पानी सिर्फ पाकिस्तान में कम नहीं हो रहा, हर जगह पे कम हो रहा है, ज़ेर ज़मीन पानी जो है। तो कौन कौन से तरीक़ों पर दुनिया अब जा रही है काश्तकारी के लिए? आबपाशी के जो तरीके हैं वो किन किन तरीक़ों पर जा रही है? देखें ना जी, ये अब सिस्टम हमने लिया है इजिप्ट से। अच्छा। इजिप्ट में वहाँ पे पानी बहुत कम है और वो लोग बड़े सक्सेसफुल इसको चला रहे हैं। अच्छा। तो इजिप्ट जैसा मुल्क जहाँ पे पानी की सबसे ज़्यादा किल्लत है, वहाँ पे मौजूद है, सहरा है, तो वहाँ पे जब ये सिस्टम सक्सेसफुल चल रहा है तो हमारे मुल्क में वो सक्सेसफुल क्यों नहीं चलेगा? तो वहाँ पर कौन कौन सी क्रॉप्स पे सर कामयाब है? वहाँ पे मैंगो पे भी इसको चला रहे हैं, इसको एग्रीकल्चर की जितनी भी क्रॉप्स हैं वो सब पे चला रहे हैं। अच्छा। तो ये बड़ा सक्सेसफुल चल रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में हमारे काश्तकारों को, क्योंकि अब तो हमारा ये होता है कि जी हमारा ज़मीन का वारा है, जी वो 1 घंटा का हमारा पानी है तो हमने उसको भर के देना है, ठीक है ना, या 2 घंटे का वारा है तो जितना भी है, अगर हमने ट्यूबवेल भी चलाया हुआ है, टरबाइन भी चलाई है, तो ये नहीं देखना कि उसके ऊपर हमारी कास्ट कितनी आगे, ये देखना है कि आखिर तक पानी जो है वो फुल भरा हुआ हो, ठीक है ना, ये कंसेप्ट है हमारा। क्या उससे बाहर निकलना है? मैं तो यही कहूँगा कि चाहे जो किसानों के पास घंटे होते हैं, वो जिस तरह आप फरमा रहे हैं, वो उसी 1 एकड़ में या 4 एकड़ का जो पानी होता है उसमें पूरा करने की कोशिश करते हैं। इस सिस्टम से हम उसको पानी को स्टोरेज कर सकते हैं। सही। वही पानी जो नहर वाला पानी है हम अपनी फसलों को दे सकते हैं। तो इस तरीके से हम, एक तो जो है कि जो 2 एकड़ का ये पानी है या 1 एकड़ का पानी है वो 3-4 एकड़ में लग जाएगा। बिल्कुल सही। ठीक है ना। तो आपका पानी जो आपकी बाकी ट्यूबवेल चलाते हैं, आप ज़मीन से खींचते हैं, उससे आपको बचत हो जाएगी। सही। और ये पानी, नहर का पानी
बहुत अच्छा पानी होता है फसलों के लिए। किसान जो है ना उसके लिए तरसते रहते हैं कि यार ये हमारे पास 4 घंटे का है, किसी के पास 8 घंटे का है, किसी के पास 12 है या 30 घंटे है। तो वो अपनी प्रोडक्शन के लिए वही पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारा जो ज़मीन से पानी हमने निकालना होता है, हमारा वो जो है ना लॉस जो है वो कम हो जाएगा, रिचार्ज जो अंदर है वो भी रहेगा। और इस सिस्टम में एवेपोरेशन लॉसेस भी बहुत कम होते हैं, क्योंकि ये रेन ड्रॉप बड़ा ड्रॉप उसमें होता है और जिसकी वजह से ये नीचे डायरेक्ट ज़मीन के अंदर आता है और रूट सिस्टम में आपका चला जाता है। अच्छा, एक चीज़ और भी मेरे जहन में सवाल है कि जब ये ऊपर से पानी गिरेगा तो इसका कुछ हिस्सा पत्तों के ऊपर लगेगा, ठीक है, कुछ शाखों के ऊपर लगेगा, यकीनन कुछ ना कुछ हिस्सा जो है हवा में भी मुअल्लक जो है वो होगा। तो आपको लगता है कि ये कहीं पानी ज़्यादा ना ले ले उस हिसाब से, और नीचे जो पानी आपका तने को लग रहा होता है, नीचे जड़ों को चाहिए पानी, उस तक पहुँचते पहुँचते मतलब पानी का एक हिस्सा ज़ाया ना हो जाए? हाँ, कुछ हद तक तो होगा, मगर इसका ड्रॉपलेट साइज़ इम्पॉर्टेंट है। अगर ड्रॉपलेट साइज़ हम छोटा करेंगे तो वो एवापोरेट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब ड्रॉपलेट साइज़ बड़ा है तो वो सीधा ज़मीन के ऊपर आता है, पौधे के ऊपर आता है, पौधे से नीचे जो है ना स्लिप होकर नीचे ज़मीन के अंदर जाता है। सही। तो इससे जो है ना हमें बेनिफिट होगा। सही। हाँ, तो इससे जो है वो बेनिफिट होगा, जैसे भी कह रहे थे। अच्छा सर, एक चीज़ ये बताइएगा कि आप हेड करते हैं फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर को एज अ डीन, कौन कौन से इस वक्त ट्रायल्स जो हैं वो आपके चल रहे हैं आने वाले, क्योंकि काश्तकार हमारा खासा परेशान है। इस तरह की जब हम चीज़ें उन्हें दिखाते हैं, पहले तो वो सोचते हैं कि अच्छा यार ये क्या है, ये एप्लीकेबल है भी सही, ये इसकी कामयाब होगा भी सही, नहीं होगा। अभी अब प्रोग्राम चलेगा तो हमें इसका फीडबैक आ रहा होता है कि ये पाइप हम कहाँ से लेंगे, कौन इसका इंजीनियर कौन है जी, इसको लगवाएंगे किससे, ठीक है। तो आपको लगता है कि लोगों की अगर कोई लगवाना चाह रहे हैं तो उनकी ट्रेनिंग्स भी होनी चाहिए? बिल्कुल, ये हमारा मकसद भी यही है। आपसे रिक्वेस्ट करने का भी मकसद यही था कि ये हमारा कामयाब तजर्बा है। हम इसको गवर्नमेंट को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस तरह बाकी इरिगेशन सिस्टम पे सब्सिडी गवर्नमेंट ने दी है, तो इसको सब्सिडी के थ्रू भी इस प्रोग्राम को भी इंट्रोड्यूस हम कराया जाए। इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं जो इंटरेस्टेड हैं कि हम इस सिस्टम को लेके चलेंगे, क्योंकि हमने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया है। ये सिस्टम फिर जाएगा इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री के साथ फिर गवर्नमेंट का लाइजान चलेगा और इस सिस्टम को आगे जो है ना सब्सिडी में लेके जाके तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा। क्योंकि बाकी जो लोग बर्दाश्त कर सकते हैं इसकी कीमत खर्चा, जो नया सिस्टम लेके आना चाह रहे हैं, तो वो बड़े खुशी से इसको लगाएंगे और इसमें फ़ायदा भी उठाएंगे इससे। ये बड़ी अहम बात जी प्रोफेसर डॉक्टर शफकत सईद साहब ने की है कि इसका मंसूबा यही है कि ये सिस्टम गवर्नमेंट जिस तरह अभी 60% जो है वो सब्सिडी दे रही है ड्रिप इरिगेशन पे, तो गवर्नमेंट इसको ले और इसके ऊपर वही तरीका जो सब्सिडी का मॉडल है ड्रिप इरिगेशन वाला, वो इसमें काश्तकारों को सहूलत दे। और जब ये इंडस्ट्री के पास जाएगा और फिर काश्तकारों के पास आएगा तो डेफिनेटली ये काश्तकारों के लिए एक बड़ा जो है वो गेम चेंजर साबित हो सकता है। आखिर में सर इतना बता दीजिए, इस तरह की टेक्नोलॉजी हमारी ज़राअत को बूस्ट करने के लिए कितनी मुआविन साबित हो सकती है? सर जी, बात वही है पानी की। पानी जिस तरह आपने फरमाया कि पूरी दुनिया में पानी की कमी है और हमारे यहाँ पानी की तो बहुत ज़्यादा किल्लत है। पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है जो डेफिशिएंट वाटर है। तो इस तरह के जो इलाके फ़र्ज करें, जो थल हमारा सारा फारिग पड़ा है, हमारे पास चोलिस्तान है, तो ऐसे इलाकों में थर है, तो ऐसे इलाकों में जहाँ पानी नहीं जाता वहाँ पे इस तरह के सिस्टम हम लगा के अपनी प्रोडक्शन को इन्हांस कर सकते हैं। इस तरह का सिस्टम लगा के, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आपकी मोहब्बतों का। प्रोफेसर डॉक्टर शफकत सईद साहब जैसे कह रहे थे कि आने वाला टाइम जदीद टेक्नोलॉजी का है और ज़ाहिरी बात है कि जदीद टेक्नोलॉजी पर आएंगे तो अपनी क्रॉप्स को, अपनी फसलों को फ़ायदामंद बना सकेंगे। और अगर हुकूमत इस फ्लॉपी स्प्रिंकल इरिगेशन जो है, फ्लॉपी स्प्रिंकल इरिगेशन को अगर हुकूमत अपने सब्सिडी के प्रोग्राम में लेती है तो ये काश्तकारों के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। वक्त तो एक छोटे से ब्रेक लेते हैं और फिर प्रोग्राम के अगले हिस्से में वाइस चांसलर ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान प्रोफेसर डॉक्टर राव आसिफ अली साहब से गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं मैंने भी पहली दफ़ा ही देखा है और पाकिस्तान का ये पहला ही तजर्बा है जिसके ऊपर अभी हम बात कर रहे थे। उसकी डिटेल्स हमने आपके साथ सारी जो है वो शेयर की हैं। बतौर हेड ऑफ़ द इंस्टीट्यूशन प्रोग्राम के इस हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली साहब। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमने देखा कि MNS ज़रई यूनिवर्सिटी मुल्तान जो है वो कोई ना कोई जदीद काम कर रही होती है, कुछ ना कुछ तालीमी तदरीसी उसके साथ साथ।
ये जो हमने देखा तो ये एक पाकिस्तान का पहला तजर्बा है, कितना सपोर्ट और कितनी सरपरस्ती आपकी हासिल होती है आपके स्टाफ को? आपके वेल थैंक यू वेरी मच जनाब, बड़े मशकूर हैं आपके चैनल के कि आप एग्रीकल्चर पे ख़ास तौर पे फोकस करते हो। हमारा ये जो ओवरऑल यूनिवर्सिटी का आपने कहा कि हम नई नई चीज़ों पे काम करते रहे, लेकिन हम ज़्यादा काम उस चीज़ पे करते हैं जिसका डायरेक्ट फार्मर से रिलेशनशिप, डायरेक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेशनशिप है। हम ज़्यादा प्रोजेक्ट ऐसे नहीं करते जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आता, तो हम ज़्यादा डायरेक्ट इम्पैक्ट वाले काम यहाँ पे कर रहे हैं, जो अप्लाइड रिसर्च जिसको कहना चाहिए। बिल्कुल सही। इसमें हमारे पास जो हमारे डॉक्टर सरफराज साहब हैं वो इंजीनियर के हैं, और ज़ाहिर है एक हमने ओवरऑल एक यूनिवर्सिटी का एक जो मिशन बनाया वो भी यही बनाया कि हम फार्मर्स हैं उनको एम्पावर किया जाए, उनको करीब लाया जाए, उनकी ज़रूरियात को एड्रेस किया जाए। तो ये पानी का एक हमें किसी को कोई जो है ना मुगालता नहीं है कि पानी कम हो रहा है और क्लाइमेट चेंज आ रही है और उसको मुख्तलिफ अंदाज से हैंडल करना है। और ओवरऑल भी जो फ्यूचर फार्मिंग है वो आज की फार्मिंग से डिफरेंट है, बिल्कुल उसमें कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत है, लेकिन एक इनकलाबी इकदामात की भी ज़रूरत है। इसमें जो उसकी रीज़न्स बेबहा हैं, जिसमें एक रीज़न ये भी है कि जी जो लैंड साइज़ कम होता है, जो लैंड होल्डिंग का साइज़ है वो कम हो रहा है लोगों के पास। सो उसमें ये जो हम फ्लॉपी इरीगेशन सिस्टम पे यहाँ खड़े हैं, बाकी भी आपने सिस्टम्स देखे होंगे, लेकिन ये एक मैं समझता हूँ कि इनोवेशन है इस हिसाब से कि वो जो हमने ड्रिप का सिस्टम लाया वो समहाउ उतना सक्सेसफुल ना हुआ। उसकी अफादियत से कतन किसी को कोई जो है वो मुगालता नहीं है, इनकार नहीं है, लेकिन ये जो सिस्टम है इसमें थोड़ी सी हमें एक जो बेहतरी नज़र आई है कि इसमें इन्होंने एक तो वाटर एफिशिएंसी को बढ़ाया है, दूसरा ओवरऑल जो एक रेन का कंसेप्ट है उसके साथ इसको रिलेट किया है, तीसरा ये कि ये जो अब हम मॉडर्न सिस्टम्स लगा रहे हैं जिसमें स्मॉल ट्री सिस्टम, अल्ट्रा हाई डेंसिटी सिस्टम, उसमें एक जो फियर था फ्रॉस्ट इंजरी का, उसको एड्रेस करने के लिए बड़ा इफेक्टिव टूल है। इंसेक्ट मैनेजमेंट के लिए बड़ा इफेक्टिव टूल है। ओवरऑल अगर फ्यूचर में हम इसको देखें तो शायद वो जो पेस्टिसाइड स्प्रे के सिस्टम है उसको भी देखा जा सकता है। सो जो अगला आने वाला दौर है, लैंड साइज कम है और हमने पर यूनिट प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, हमने प्रोटेक्टेड एग्रीकल्चर की तरफ अगर जाना तो उसमें बड़ा इफेक्टिव टूल है। अच्छा सर, एक चीज़ ये कि इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स आपके पास हमने इससे पहले देखा था, हाइड्रोपोनिक्स का मुख्तलिफ और मनसूबे आपके पास चल रहे हैं, तो ये इनको फिर काश्तकारों के साथ भी लिंक करते हैं कि उनकी ट्रेनिंग्स, उनके विज़िट यहाँ पे, उनकी इसकी डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो इस हवाले से कि वो आएँ और देखें कि ये क्या हो रहा है और हमने वहाँ पर जाके किस तरह इम्प्लीमेंट। बेसिकली आज का ये प्रोग्राम उसी सिलसिले की कड़ी है कि आपका प्रोग्राम देखें और लोग आके देखें, इसको क्रिटिसाइज़ करें, इसमें एनालाइज करें। और हमारी सक्सेस की एक रीज़न यही है कि हम जो अपने स्टेक होल्डर हैं उनको साथ लेके चलते हैं पहले दिन से, उनका हर तरह के सवालों के जवाब ढूंढ के जो हम तरीक़ेकार को अपने को उस तरह उनके मशवरों के मुताबिक उसको मॉडिफाई भी करते हैं, उनके मुताबिक चलाते हैं। सो हाँ जी, तो वो आपके साथ लिंक अप हैं, हमारे साथ लिंक्ड हैं, क्योंकि तालीमी इदारों में अक्सर तो लोगों का यही कंसेप्ट है कि बस वहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, वो और अगर कोई रिसर्च हो रही है तो वो बाहर उन तक नहीं पहुँच पाती। तो ये सबसे बेहतर मॉडल हमने तो ये डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की है सही कि ये सिर्फ बच्चे पढ़ाने के लिए नहीं है, यूनिवर्सिटियाँ बच्चे पढ़ाना बाद की बात होती है। बिल्कुल सही। पहला काम है कि रिसर्च करना, उससे नॉलेज डेवलप करना, उससे टेक्नोलॉजी डेवलप करना, ओवरऑल सोसाइटी की प्रॉब्लम हल करना, और ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रॉब्लम हल करना हमारी जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी। तो सर जो इस तरह के प्रोजेक्ट हैं उसमें आपके जो पीएचडी के स्टूडेंट्स होंगे वो तो इन्वॉल्व होंगे, अगर हम एमएससी की बात करें या ग्रेजुएशन की बात करें तो वो उन बच्चों को भी आप उनकी हौसला अफजाई करते हैं कि वो भी इसको आएँ, इसमें साथ लगें, देखें, सीखें? बेसिक पर्पज़ ही यही है कि जी हम पूरी डिफरेंट टास्क हैं। पीएचडी का स्टूडेंट एक काम कर रहा होगा, उसके साथ एमएससी के हैं और ओवरऑल बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, सबको एंगेज रखते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन अगर एंगेज ना भी हो, एक डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट आता है कि जब वो रोज़ाना यहाँ से गुजरते हैं, देखते हैं ये सोलर सिस्टम लगा हुआ है, इसको फ्लॉपी को चलता देखते हैं, वो भी जो डायरेक्ट इंजीनियरिंग के स्टूडेंट नहीं है वो भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन हमने कोशिश ये की इस यूनिवर्सिटी में कि हमने जो डिपार्टमेंटल बाउंड्रीज है ना उसको लोअर किया, इंटरेक्शन बढ़ाया डिफरेंट डिपार्टमेंट से। मसलन इसी सिस्टम पे इंटोमोलॉजी के स्टूडेंट भी लगे हुए होंगे, हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट भी लगे होंगे, ब्रीडिंग के स्टूडेंट्स भी लगे हुए होंगे, तो उसको देख भी रहे हैं, उसको यूज़ भी कर रहे हैं, उसकी इफेक्टिविटी भी देख रहे हैं। एग्रोनोमिस्ट खास तौर के ऊपर इसमें एंगेज हैं क्योंकि इससे क्रॉपिंग जो है पैटर्न, क्रॉपिंग का सोइंग मेथड और जो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस वो सारी की सारी इससे इफेक्ट होती हैं। तो सारे एंगेज। तो सर अगर आप बात करें, आपने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक विज़िट किए हैं एग्रीकल्चर के हवाले से, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर भी देख रहे हैं,
इस वक्त जो एग्रीकल्चर का और ख़ास तौर पर काश्तकार का एक माइंड सेट है, अच्छा भाई काश्त करो और उसको बर्दाश्त कर लो, नुकसान हो गया, लॉस हो गया, मज़ा नहीं आ रहा, तो वही रिवायती तरीके जो हैं वो चल रहे हैं। आपको लगता है कि इन फ्यूचर हमारा जो आम काश्तकार है उसको अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं उन्हीं के अंदर ही रहते हुए या उनको बढ़ाते हुए इस जदीद टेक्नोलॉजी पे इस तरह आना है कि वो अपने वसाइल को भी बढ़ा सके और फसलों को भी बढ़ा सके? आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। हमारा जो यूनिवर्सिटी है ना, आपने अभी डिग्रियों की बात की, हमारा काम काम जो वो फ्यूचर फार्मर्स प्रोड्यूस करना भी है, ये नहीं चलेगा। ये बड़ा जो है। सारी आपने बातें की ना, जो हमने बाकायदा कंप्रीहेंसिव सर्वेज करके एनालिसिस और रिपोर्ट्स पब्लिश्ड हैं कि प्रोडक्टिविटी इन्हांस करने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल फार्मर एजुकेशन का, और एजुकेशन का मतलब कतन डिग्री नहीं है। हाँ। तालीम का मतलब कतन डिग्री से एसोसिएटेड नहीं, तालीम एक्सपीरियंस से भी आता है। सो हमें वो जो हमारा फार्मर है ना, उसको हमने काइंड ऑफ इन ए वे एजुकेट करना है थ्रू डेमोन्स्ट्रेटिव इफेक्ट कि जनाब ये पुराना जिम्मेदारा नहीं चलेगा, इसके साथ जो नई इनोवेशंस हैं उसको ऐड करके उसको कमर्शियल सेंस में देखना पड़ेगा उसको। हाँ, बिल्कुल। हम पहले कमर्शियल सेंस में हमारा फार्मर नहीं देख रहा था, जो बड़े फार्मर खास तौर पे कि ज़मीनें हैं और हर साल क्रॉप लगा ली और हर साल होगी, नहीं। और कमर्शियल सेंस देखनी पड़ेगी कि इसमें कितनी हमारी इनपुट कास्ट है, कितनी आउटपुट कास्ट है, क्या बचत हो रही है, Profitability क्या क्या इसमें वैल्यू एडिशन कर दी जाए तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, किस तरह इसको ब्रांड कर दिया जाए तो आगे चलेगा। ये सारी चीज़ें जब ये मॉडर्न फार्मिंग का या मॉडर्न फ्यूचर फार्मिंग का हिस्सा है। मेरे ख्याल है काश्तकारों को इस तरफ भी आना चाहिए कि अगर मतलब हम आम रूटीन में एमए कर रहे हैं, बीए कर रहे हैं, अगर हम आर्ट्स और साइंस की बात करें, लेकिन यहाँ से जो बच्चा जाए तो अपनी बस्ती, अपने गांव में जब वो जाकर 2 एकड़ 4 एकड़ पे काम करे, तो तमाम काश्तकारों को ये पता होना चाहिए कि अगर अल्लाह बख्श का बच्चा पढ़ के आया है तो वो तो कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं और उनके तरीके भी और हैं। तो क्या हमें भी, आपको लगता है कि काश्तकारों को अपने बच्चों को इस तरफ भी लाना चाहिए? बड़ा ज़रूरी है। मैं एक काश्तकार का बच्चा हूँ। मेरे वालिदैन ने, सच्ची बात ये, मुझे इसीलिए भेजा था ज़राअत में कि हमारा आगे का ज़िम्मेदारा किसने करना है। बिल्कुल सही। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने चांस दिया कि बाकी लोगों के ज़िम्मेदारों को भी हम देख सकें। लेकिन ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो ज़िम्मेदार हैं वो अपने बच्चों को उस फ्यूचर फार्मिंग के लिए ट्रेन करें, और हम जो हमारे जैसे इदारे हैं जो अप्लाइड साइड को ज़्यादा देख रहे हैं, जो यूनिवर्सिटियाँ हैं, वो भी फ्यूचर फार्मिंग पे फोकस करें और वो ऐसे ग्रेजुएट्स तैयार करें जो हैंड्स ऑन हो और जो बजाय कोई जॉब ढूंढने के हाँ। वो खुद से अपना ये बड़ा मॉडर्न अहम है फार्मिंग सर। शुरू करें। वो ये modern बड़ा अहम farming है। मतलब आप 16 साल 18 साल की एजुकेशन के बाद भी हम लोग कहीं ना कहीं कोई जॉब देख रहे होते हैं, और हमने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनकी 1-1 मुरब्बा, 1.5 मुरब्बा ज़मीन, 2-2 मुरब्बे है, वो भी लाइन में लगे होते हैं, यार कहीं 7वें 8वें स्केल की, कहीं 15वें स्केल की, कहीं बस नौकरी मिल जाए, सरकारी नौकरी मिल जाए। वो हालांकि उस ज़मीन पर काम करें तो ज़्यादा उससे अर्न कर सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक बात, ये बड़ा बारीक पॉइंट है कमर्शियल फार्मिंग। हाँ। जिस दिन ये सेंस प्रिवेल करेगी कि कमर्शियल फार्मिंग, तो उनको अंदाज़ा हो जाएगा उन बच्चों को कि यार मैं ज़रूर कहीं जाके मैंने लाइन में लगना है, यहीं से मैं इतना प्रोड्यूस कर सकता हूँ कि जो मेरे बच्चे भी ठीक रहें और जो किसी और के लिए भी रिस्क पैदा हो। लेकिन उसमें एक एलिमेंट जो है ना उसको हमें एड्रेस करना पड़ेगा, वो है रूरल डेवलपमेंट। गाँव में रहना कोई नहीं चाहता, हमें रूरल डेवलपमेंट पे एज ए कंट्री, एज ए प्रोविंस हमें फोकस करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। जैसे प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ अली साहब बात कर रहे थे कि डिग्री, जो एजुकेशन है वो सिर्फ डिग्री लेने का नाम नहीं है, एक्सपीरियंस है, और आने वाला दौर कमर्शियल एग्रीकल्चर का है, उसके अंदर आएँ, प्रॉफिटेबिलिटी को देखें, इसके ऊपर मेहनत करें, तो कोई इसमें दूसरी बात ही नहीं है कि अगर आपके चंद एकड़ भी हैं तो आपको वही आपके अच्छे वसाइल जो हैं वो पैदा कर सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचा। अपने मेज़बान अतरल्ला शारी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।